हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम लोग करंट अफेयर में संडे स्पेशल करने वाले हैं। इसे हम मैराथन क्लास बोलेंगे। आज हम लोग अपने 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, लेकिन इन 30 क्वेश्चन में हम 70 या 80 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। इस सप्ताह जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीए के बनते हैं वो सभी हम इस क्लास में करने वाले हैं, जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया है? तो बताइए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान कैंपियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है? फिजी ने, तिमोर लिस्ते ने, न्यूजीलैंड ने या मॉरिशस ने? तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट फिजी ने। फिजी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कैंपियन ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया है। इसके ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी, तिमोर लिस्ते और न्यूजीलैंड की यात्रा पर गई हुई हैं। राष्ट्रपति को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी और तिमोर लिस्ते की यात्रा पर जाने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिम्पैक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है? आईएनएस किल्टन ने, आईएनएस तंवर ने, आईएनएस शिवालिक ने या आईएनएस विक्रांत ने? तो इसका सही आंसर होगा सी, आईएनएस शिवालिक ने। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। रिम्पैक 2024 जिसका आयोजन हवाई द्वीप यूएसए में किया जा रहा है, इसकी रेडियो ट्रॉफी और नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता आईएनएस शिवालिक ने जीती है। हाल ही में जीवन दान अवार्ड किस प्रदेश को मिला है? तो हाल ही में जीवन दान अवार्ड आंध्र प्रदेश को मिला है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और यहाँ के डिप्टी सीएम पवन कल्याण हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजीकरण अधिनियम धारा 77A को किसने असंवैधानिक घोषित किया है? तो बताइए, हाल ही में पंजीकरण अधिनियम की धारा 77A को किसने असंवैधानिक घोषित किया है? ए गुवाहाटी ने, बी कोलकाता ने, सी दिल्ली ने या डी मद्रास ने? स्टूडेंट, ये किसने आज संवैधानिक घोषित किया नहीं है, असंवैधानिक घोषित किया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा डी मद्रास ने। इसके ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास हाई कोर्ट ने पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 77A को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। भारत में वर्तमान में हाई कोर्टों की संख्या कितनी है? 25 है, जिसमें नवीनतम हाई कोर्ट अमरावती है और सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आपदा जोखिम के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ए नागालैंड, बी सिक्किम, सी अरुणाचल प्रदेश या डी मद्रास? तो इसका सही आंसर होगा ए नागालैंड। नागालैंड ने आपदा जोखिम के लिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस से समझौता किया है। इसके नेक्स्ट ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने नागालैंड राज्य के साथ समझौता किया है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आपदा जोखिम कम करना और इससे समझौता करने वाला नागालैंड भारत का पहला राज्य बन गया है। एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो एसबीआई की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में और इसके हेड कौन हैं? वर्तमान में इसके हेड श्रीनिवासलू सेठी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नागालैंड की स्थापना राज्य के रूप में कब हुई थी? तो नागालैंड की स्थापना राज्य के रूप में 1 दिसंबर 1963 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में वर्ष 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किस भारतीय संस्थान को शीर्षक स्थान मिला है? तो बताइए, हाल ही में वर्ष 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में किस भारतीय संस्थान को शीर्षक स्थान मिला है? ए. इंडियन मिल्क कॉरपोरेशन लिमिटेड को, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को, तेल और प्राकृतिक गैस निगम को, या भारतीय जीवन बीमा निगम को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। इसके लेवल टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 2024 फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची के विश्व की शीर्षक 500 कंपनी में शामिल किया गया है, जिसमें भारत की 9 कंपनियों को शामिल किया गया है। इस सूची में शीर्षक स्थान प्राप्त करने वाली भारत की कंपनी कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और विश्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्थान 86 है। स्टूडेंट याद रखिएगा कि भारत में तो इसका स्थान, जो भारत की कंपनियां शामिल हुई हैं उनमें तो रिलायंस इंडस्ट्री पहले स्थान पर है, लेकिन जो 500 कंपनियों की सूची में जो 9 कंपनियां शामिल हुई हैं उसमें, और विश्व के रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में देखा जाए तो इसका स्थान 86 है। और विश्व में पहला स्थान जिसने प्राप्त किया है वो है वालमोटो कंपनी यूएसए की। वालमार्ट कंपनी यूएसए की को पहला स्थान मिला है, और विश्व में हमारी कंपनी का स्थान 86 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने की घोषणा किसने की है? तो बताइए, हाल ही में सभी फसलों को एमएसपी के दायरे में लाने की घोषणा किसने की है? ए. पंजाब ने, बी. उत्तर प्रदेश ने, सी. हरियाणा ने, या डी. महाराष्ट्र ने? तो इसका सही आंसर होगा सी, हरियाणा ने। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट, एमएसपी क्या होता है? ये होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी तय करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो है CACP, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। सभी फसलों पर एमएसपी हरियाणा सरकार ने लागू किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह सैनी हरियाणा के CM हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिरोशिमा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो बताइए, हिरोशिमा दिवस कब मनाया गया है? 3 अगस्त को, 4 अगस्त को, 5 अगस्त को, या 6 अगस्त को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी, 6 अगस्त को। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। इसके ललन टॉप क्वेश्चन देखिए। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, जो कि जापान में हुआ था, मनाया गया है। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर अमेरिका ने पहली बार परमाणु बम गिराया था। 9 अगस्त 1945 को जापान के ही नागासाकी पर बम गिराया गया था। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, और 7 अगस्त को ही हथकरघा दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा स्टूडेंट, 6 अगस्त को जापान में हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, और 9 अगस्त को जापान के नागासाकी पर बम गिराया गया था, और दोनों ही अमेरिका के द्वारा गिराए गए थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया जाता है, और संविधान हत्या दिवस ये 25 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, 7 अगस्त भाला फेंक दिवस, 7 ही अगस्त हथकरघा दिवस, पहला फुटबॉल दिवस। जो पहले पहले हैं उनको तो आप याद ही रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम्स के लिए, कि पहला फुटबॉल दिवस 25 मई को और संविधान हत्या दिवस 25 जून को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च की गई भारत एट पर 18 एंड विजनिंग टुमराज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक के लेखक कौन है? ए. बिल गेट्स, बी. पीयूष पांडे, सी. परिमल नाथवानी, या डी. KB सुब्रमण्यम? तो इसका सही आंसर होगा सी,
परिमल नाथ वानी। परिमल नाथ वानी ने इस पुस्तक के लेखक हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। 100 एट पर 100 भारत एट पर 100 सॉरी स्टूडेंट, भारत एट पर 100 पुस्तक को लॉन्च पीयूष गोयल ने किया है। इस पुस्तक के लेखक के.वी. सुब्रमण्यम हैं। वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश और सलाहकार एन नागेश्वरम हैं। देखिए, भारत एट पर 100 पुस्तक को लॉन्च पीयूष गोयल ने किया है। इस पुस्तक के लेखक के.वी. सुब्रमण्यम हैं और वर्तमान भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरम हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिणी अफ्रीका लीग SA20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ए. दिनेश कार्तिक, बी. हार्दिक पांड्या, सी. जसप्रीत बुमराह या डी. कुलदीप यादव। तो बताइए इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ए. दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक दक्षिणी अफ्रीका लीग SA20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। साउथ अफ्रीका T20 लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं दिनेश कार्तिक। हाल ही में मेगा सैटेलाइट तारामंडल G60 किसने लॉन्च किया है? तो G60 तारामंडल किसने लॉन्च किया है? ए. USA ने, बी. चीन ने, सी. ब्रिटेन ने या डी. रूस ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी. चीन ने। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। G60 एक मेगा सैटेलाइट तारामंडल है जिसको चीन ने लॉन्च किया है। इसके साथ 18 उपग्रहों को भी लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना। याद रखिएगा, G60 एक मेगा सैटेलाइट तारामंडल है जिसको चीन ने लॉन्च किया है और इसके साथ 18 उपग्रहों को भी लॉन्च किया गया है जिनका उद्देश्य है हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लादेश को अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में अभी दंगे हो गए थे, तो बताइए वहाँ पर अंतरिम सरकार को नियुक्त किया गया है तो उसके प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं? ए. मोहम्मद यूनुस, बी. बकर उस जमान, सी. मोहम्मद शहाबुद्दीन या डी. निकोलस मादुरे। तो कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए. मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसके ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन इनके द्वारा एक अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया है और वो प्रमुख कौन है? मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका और मुद्रा क्या है? टका। स्टूडेंट, इस बार बांग्लादेश से क्वेश्चन बन सकते हैं तो इसके याद रखिएगा कि वहाँ के राष्ट्रपति कौन हैं। तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन। मोहम्मद शहाबुद्दीन वहाँ के राष्ट्रपति हैं और अंतरिम सरकार के जो प्रमुख नियुक्त किए गए हैं वो मोहम्मद यूनुस नियुक्त किए गए हैं। वहाँ की राजधानी ढाका है और मुद्रा टका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए, बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। याद रखिएगा, बांग्लादेश से पांच राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे यैन क्रैकी ट्रेड का संबंध किससे है? तो बताइए, हाल ही में चर्चा में रहे यैन कैरी ट्रेड का संबंध किससे है? फिलीपींस से, बी. दक्षिणी कोरिया से, सी. चीन से या डी. जापान से। तो बताइए स्टूडेंट, किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे यैन कैरी ट्रेड का संबंध किससे है? तो किससे है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी. जापान। इसका संबंध जापान से है। ललन टॉप क्वेश्चन देखिए,
येरी रेट का संबंध जापान से है। जापान ने येन क्रेडिट रेट को बैन कर दिया, जिससे पूरे विश्व का शेयर मार्केट गिर गया। आपने अभी सुना होगा कि जब जापान ने येन क्रेडिट रेट को बैन कर दिया था, इससे पूरे विश्व का शेयर मार्केट जो था वो बहुत बुरी तरीके से गिर गया था। जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। संसद डाइट, पीएम यहाँ पे फूमियो किशिडो, मुद्रा यहाँ की येन है और यहाँ 4 प्रमुख द्वीप हैं, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोको। याद रखिएगा, जापान ने येन क्रेडिट रेट को बैन कर दिया था, जिससे पूरे विश्व की शेयर मार्केट गिर गई थी। यहाँ की राजधानी टोक्यो है। संसद को डाइट कहा जाता है। पीएम यहाँ पे फूमियो किशिडो हैं। मुद्रा यहाँ की येन है और यहाँ के 4 प्रमुख द्वीप हैं, होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोको। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसे अस्त्र मार्क 1 मिसाइल के उत्पादन की मंजूरी दी है? तो किसे दी है? ए भारत डायनामिक्स लिमिटेड को, बी ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड को, सी इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, या डी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए भारत डायनामिक्स लिमिटेड को। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, अस्त्र मार्क ए मिसाइल के उत्पादन की मंजूरी भारतीय वायुसेना ने भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड को दी है। भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड 200 अस्त्र मार्क 1 मिसाइलों का निर्माण करेगा, यानी ये 200 अस्त्र मार्क मिसाइलों का निर्माण करेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की है? तो बताइए, ए कनाडा ने, बी न्यूजीलैंड ने, सी जापान ने, या डी ऑस्ट्रेलिया ने। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने मैत्री अनुदान की घोषणा की है। इसके लल्लन टॉप क्वेश्चन देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मैत्री अनुदान पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमारा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ के पीएम कौन है? यहाँ के पीएम है एंथनी अल्बनीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सहविषुण फसल की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है? एसटी बासमती चावल, बी एसटी बाजरा, सी एसटी मक्का, या डी एसटी गेहूँ। तो भारत सरकार ने पहली बार किस शाकनाशी सहविषुण फसल की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है? तो इसका सही आंसर होगा एसटी बासमती चावल को। ललन टॉप क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने व्यावसायिक खेती के लिए शाकनाशी सहिष्णु फसल उगाने की अनुमति दे दी है। इसमें चावल की नई किस्म विकसित की जाएगी और इस नई किस्म के चावल में एंसीटोलैक्सोटोजीन नामक जीवाणु खुद खरपतवार को नष्ट कर देगा। याद रखिएगा कौन सा जीवाणु? तो एसीटोलैक्सोटोजीन नामक जीवाणु है जो खुद खरपतवार को नष्ट कर देगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी नई किस्म के चावल का विकास, इस नई किस्म की चावल का विकास ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम श्रेणी में किसे अयोग्य घोषित किया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद रखिएगा किसे किया गया है? ए विनेश फोगाट को, बी निशा दहिया को, सी अंशु मलिक को, या डी रितिका हुड्डा को। तो 50 किलोग्राम श्रेणी में किसे अयोग्य घोषित किया गया है? तो वो हैं आपके ए विनेश फोगाट को। विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम की श्रेणी में अयोग्य घोषित किया गया है। और इन्हें अयोग्य घोषित क्यों किया गया है? तो आइए देखते हैं क्यों किया गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में विनेश फोगाट को 50 किलोग्राम श्रेणी में अयोग्य घोषित कर दिया गया। और विनेश फोगाट का खेल कौन सा है? तो उनका खेल है कुश्ती। क्यों अयोग्य घोषित किया गया? इन पर 10 GM ज़्यादा ओवरवेट का आरोप लगाया गया है।
कि सॉरी स्टूडेंट, 10 बोल गए, 100 GM ज़्यादा ओवरवेट का आरोप लगाया गया है कि इनका 100 ग्राम वेट बढ़ गया है, इसीलिए इनको बाहर कर दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो बताइए स्टूडेंट, कहाँ आयोजित किया गया है? ए म्यांमार में, बी भारत में, सी श्रीलंका में, या डी मालदीव में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी भारत में। भारत में बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण आयोजित किया जाएगा। इसके ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण नई दिल्ली, भारत में आयोजित किया जाएगा, जो 6 से 8 अगस्त के बीच होगा, और इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्रालय और भारतीय औद्योगिक परिसंघ ने की है। याद रखिएगा, ये नई दिल्ली में चलेगा, भारत में 6 से 8 अगस्त के बीच होगा। इसकी अध्यक्षता विदेश मंत्रालय ने और भारतीय औद्योगिक परिसंघ ने की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिम्स्टेक 7 देश शामिल हैं, जिसमें बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल हैं? याद रखिएगा, बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, श्रीलंका, नेपाल और भूटान। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है ढाका में। बिम्स्टेक के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के पहले भारतीय अध्यक्ष बनाए गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो बताइए 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? 4 अगस्त को, बी 5 अगस्त को, सी 6 अगस्त को, या डी 7 अगस्त को? तो कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा डी 7 अगस्त को। 7 अगस्त को 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखिए, 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया गया। इसकी पहली बार शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 2015 में। 7 अगस्त 1905 को टाउन हॉल कलकत्ता में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। याद रखिएगा स्टूडेंट, 7 अगस्त 1905 को 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, और उसी के उपलब्ध में 7 अगस्त को हथकरघा दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 2015 में। योग दिवस 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया, और 2024 में इसकी थीम थी स्वयं एवं समाज के लिए सेवा। योग दिवस की थीम याद रखिएगा, मोस्ट है स्वयं और समाज के लिए योग। योग दिवस 21 जून 2015 को पहली बार मनाया गया। 2024 में इसकी क्या थीम रखी गई? तो इसकी थीम थी स्वयं और समाज के लिए योग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले GI टैग आधारित अंजीर जूस को किसको निर्यात किया गया है? तो बताइए, अंजीर जूस को किसको निर्यात किया जा रहा है? ए जापान को, बी कनाडा को, सी पोलैंड को, या डी इटली को? तो हम किसे अंजीर जूस का निर्यात करेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा सी पोलैंड को। पोलैंड को अंजीर जूस निर्यात किया जाएगा। ललन टॉप क्वेश्चन देखिए, 2024 में अंजीर जूस को पहली बार यूरोपीय देश पोलैंड में निर्यात किया जाएगा। 2023 में पहली बार हांगकांग को अंजीर जूस निर्यात किया गया था, इसे भी याद रखिएगा। 2024 में ये पोलैंड को निर्यात किया जा रहा है। 2023 में ये पहली बार हांगकांग को निर्यात किया गया था। अंजीर जूस बनाने की कंपनी पुरंदर कंपनी पुणे में स्थित है, और पोलैंड की राजधानी वारसा, जो विस्तुसला नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है पोलैंड की राजधानी? वारसा। पोलैंड की राजधानी क्या है? वारसा। किस नदी के किनारे स्थित है? विस्तुला नदी के किनारे स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही बी रेड्डी रिपोर्ट का संबंध
किससे है? तो बताइए हाल ही में चर्चा में रही बी रेडी रिपोर्ट का संबंध किससे है? ए WB यानी विश्व बैंक से, बी WTO से, सी WEF से या डी WHO से। तो इसका संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा ए WB से। ललन टॉप क्वेश्चन देखिए। बी रेडी रिपोर्ट का संबंध WB यानी विश्व बैंक से है। इस रिपोर्ट में किसी भी देश में निवेश और कारोबारी की स्थिति को जानना है। WB और EMF की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। इन दोनों संगठनों को जुड़वा बहन भी कहते हैं। इनका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में है और WB के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। याद रखिएगा स्टूडेंट, बी रेडी रिपोर्ट का संबंध किससे है? तो वो है विश्व बैंक से। और इस रिपोर्ट में किसी भी देश के बारे में क्या जानने को मिलता है? उसका निवेश और कारोबार की स्थिति। WB और IMF की इन दोनों की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी और इन दोनों संगठनों को क्या कहते हैं? जुड़वा बहन कहा जाता है। इनका मुख्यालय कहाँ है? तो वो है वॉशिंगटन DC में। और WB के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो वो है अजय बंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अहमद हचानी को बर्खास्त किया गया है? तो बताइए हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अहमद हचानी को बर्खास्त किया गया है? ए बांग्लादेश, बी ट्यूनीशिया, सी तुर्की या डी इजराइल। तो किसे बर्खास्त किया गया? इसका सही आंसर होगा बी ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री अहमद हचानी को बर्खास्त किया गया है। इसके ललन टॉप क्वेश्चन देखिए। अहमद हचानी ट्यूनीशिया के PM थे। इन्हें अभी बर्खास्त कर दिया गया है। इन पर यह आरोप लगाया गया है कि लोगों को पानी और बिजली को लेकर इनकी सरकार में असंतोष उत्पन्न हो गया था। मतलब कि इस कहने का ये है कि ट्यूनीशिया के जो प्रधानमंत्री हैं अहमद हचानी, उनको किस लिए बर्खास्त किया गया है कि उनके देश में पानी की और बिजली की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यानी लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी और बिजली नहीं मिल रही है। पर्याप्त मात्रा में पानी और बिजली नहीं मिल रही है, इसीलिए उनकी सरकार में असंतोष उत्पन्न हो गया, जिसकी वजह से उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। और इस समय ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो वो बने हैं कामेल मदोरी। कामेल मदोरी को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सिंगापुर के PM कौन है? लॉरेंस बॉब। रूस के PM मिखाइल मिशुस्टिन। याद रखिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? बताइए। समीर V कामत को, बी श्रीधर पारिकर सोमनाथ को, सी डॉक्टर S सोमनाथ या डी गोविंद राजन पद्मनाभम। तो किसको चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा डी गोविंद राजन को। ललन टॉप क्वेश्चन देखिए। विज्ञान रत्न पुरस्कार की शुरुआत पहली बार इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले गोविंद राजन पद्मनाभन जी हैं। यह पुरस्कार इन्हें 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय आंतरिक दिवस के दिन दिया जाएगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसके हेड कौन है? S सोमनाथन है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में। दोबारा देख लीजिए, विज्ञान रत्न पुरस्कार, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। स्टूडेंट, विज्ञान रत्न पुरस्कार की शुरुआत पहली बार की गई है और पहली बार ही इससे सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो है गोविंद राजन जी। यह पुरस्कार इन्हें 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन दिया जाएगा। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और इसके हेड कौन है? तो इसके हेड है S सोमनाथ। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके हेड कौन है? तो इसके हेड हैं समीर बी कामत, याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है? ए जम्मू कश्मीर में, बी लद्दाख में, सी सिक्किम में, या डी अरुणाचल प्रदेश में। तो कहाँ पर स्टार्ट हुआ है हाल ही में भारतीय नौसेना का? तो इसका सही आंसर होगा बी लद्दाख में। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, पर्वत प्रहार अभ्यास भारतीय सेना और इंडियन आर्मी के द्वारा कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है लद्दाख में। पर्वत प्रहार अभ्यास भारतीय सेना इंडियन आर्मी द्वारा लद्दाख में आयोजित किया गया है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन है, जो नुब्रा घाटी में स्थित है। पर्वत प्रहार अभ्यास कहाँ किया जा रहा है? तो पर्वत प्रहार अभ्यास भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी के द्वारा लद्दाख में किया जा रहा है। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध स्थल भूमि कौन सी है? तो वो है आपकी सियाचिनी। और सियाचिन कहाँ पर स्थित है? तो ये है नुब्रा घाटी में स्थित है। लद्दाख में 2 जिले हैं, एक तो कारगिल और दूसरा लेह। और लेह लद्दाख की राजधानी है। चीन से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो चीन से सीमा बनाने वाले राज्य हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ए स्वर्ण पदक, बी रजत पदक, या सी कांस्य पदक। तो इसका सही आंसर होगा सी कांस्य पदक। हमारा ललन टॉप क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि स्पेन को हराकर जीता है। जो कि स्पेन को हराकर जीता है। हॉकी के प्रसिद्ध गोलकीपर पी.आर. सिरजेस ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। पेरिस ओलंपिक 2024 भारतीय हॉकी टीम ने जिसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है, तो ये किसे हराकर जीता है? तो ये स्पेन को हराकर जीता है। और इस खेल के बाद हॉकी के जो प्रसिद्ध गोलकीपर हैं सिरजेस, उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। पेरिस ओलंपिक में हॉकी में जो गोल्ड मेडल जीता है वो किसने जीता है? वो जीता है नीदरलैंड ने। और सिल्वर किसने जीता है? तो सिल्वर जीता है जर्मनी ने। याद रखिएगा स्टूडेंट, ब्रॉन्ज किसने जीता है? भारत ने स्पेन को हराकर। और गोल्ड किसने जीता है? गोल्ड जीता है नीदरलैंड ने। और सिल्वर किसने जीता है? तो सिल्वर जीता है जर्मनी ने। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं तैयब इकराम। और भारतीय हॉकी महासंघ के दिलीप टर्की। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तो तैयब इकराम है, लेकिन भारतीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की। पेरिस ओलंपिक 2024 भाला फेंक में सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो वो जीता है नीरज चोपड़ा ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान के हैं, इन्होंने क्या जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इन्होंने 992.97 मीटर भाला फेंक कर एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर इन्होंने क्या जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। इनका नाम भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि भाला फेंक में सिल्वर मेडल तो किसने जीता है? सिल्वर मेडल तो जीता है हमारे नीरज चोपड़ा जी ने, सिल्वर मेडल जीता है। और इनको हराकर जो पाकिस्तान के अरशद नदीम हैं, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और उन्होंने न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है भाला फेंकने का 92.97 मीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिवंगत हुए बुद्धदेव भट्टाचार्य किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? ए असम के, बी केरल के, सी पश्चिम बंगाल के, या डी उड़ीसा के। तो इसका सही आंसर होगा सी पश्चिम बंगाल के। ललन टॉप क्वेश्चन देखिए,
बुद्धे भट्टाचार्य, जिनके हाल ही में निधन हो गया, पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम थे ये। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये भारत के प्रसिद्ध कलाकार किस किस की थी? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की ये प्रसिद्ध कलाकार थी। इनका भी हाल ही में देहांत हो गया है, याद रखिएगा। बुद्ध भट्टाचार्य, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये कहाँ के सीएम थे? तो ये थे पश्चिमी बंगाल के सीएम। और यामिनी कृष्णमूर्ति, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये किसकी प्रसिद्ध कलाकार थी? तो ये थी भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की प्रसिद्ध कलाकार थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग किसने जीती है? ए श्रीलंका ने, बी ईरान ने, सी नेपाल ने, या डी भारत ने? तो बताइए ये किसने जीती है? तो इसका सही आंसर होगा डी, भारत ने। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। CABA काबा महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग का आयोजन काठमांडू, नेपाल में हुआ था, जिसमें फाइनल मैच दशरथ स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारत और नेपाल के बीच ये खेला गया था। याद रखिएगा, महिला वॉलीबॉल राष्ट्रीय लीग का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन किया गया था काठमांडू के, नेपाल में। और कौन से स्टेडियम में? दशरथ स्टेडियम में। और कौन कौन थे आमने सामने? भारत और नेपाल। और इसमें विजेता कौन रहा? तो इसमें विजेता रहा भारत, और उपविजेता कौन रहा? उपविजेता रहा नेपाल। याद रखिएगा, कहाँ खेली गई? काठमांडू, नेपाल में, दशरथ स्टेडियम में, भारत और नेपाल के बीच। भारत विजेता और नेपाल उपविजेता। नेपाल के PM कौन है? तो वो हैं KP शर्मा ओली, और राजधानी वहाँ की काठमांडू। नेपाल की राजधानी काठमांडू। और सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? यानी कि नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, ये नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार सबदाताओं के अंगदान में देश का शीर्षक राज्य कौन सा है? तो बताइए, सबदाताओं के अंगदान में कौन सा राज्य शीर्षक पर है? ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, या डी गुजरात? तो इसका सही आंसर होगा ए तेलंगाना। तेलंगाना इसमें पहले स्थान पर है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार सबदाताओं की सूची में जो पहला स्थान है वो किसका है? तेलंगाना का। दूसरा स्थान तमिलनाडु का, और फिर कर्नाटक का। तमिलनाडु और कर्नाटक दोनों दूसरे स्थान पर हैं एक साथ, और तेलंगाना पहले स्थान पर है। भारत में अंगदान अधिनियम 1994 एक्ट में लागू किया गया था। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो वो हैं JP नड्डा। और विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 14 जून को। याद रखिएगा स्टूडेंट, पहला स्थान तेलंगाना का और दूसरा स्थान संयुक्त रूप से तमिलनाडु और कर्नाटक को मिला है। भारत में अंगदान अधिनियम कब बनाया गया? तो 1994 एक्ट से लागू किया गया था। वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो वो हैं JP नड्डा। और विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चे वाली नीति को किसने समाप्त कर दिया है? तो किसने 2 बच्चे वाली नीति को समाप्त कर दिया है? इसका सही आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने 2 बच्चे वाली नीति को समाप्त कर दिया है। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 बच्चे की पॉलिसी की नीति को आंध्र प्रदेश ने समाप्त कर दिया है। और आंध्र प्रदेश के CM कौन हैं? तो वो हैं चंद्रबाबू नायडू। त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए पहला चुनाव कहाँ हुआ था? तो वो भी आंध्र प्रदेश में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितनी निर्धारित की है? तो हाल ही में RBI ने रेपो रेट कितना निर्धारित किया है? 60.5%, 60.6%, 60.7%, 60.8%। तो इसका सही आंसर होगा 6.5%। तो 6.5% रेपो रेट निर्धारित की गई है। ललन टॉप क्वेश्चन देखिए इसके, RBI की मौद्रिक
आरबीआई की मौद्रिक नीति ने रेपो रेट 6.5 निर्धारित किया है। मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें 3 सदस्य आरबीआई के और 3 सदस्य केंद्र सरकार के होते हैं। मौद्रिक नीति समिति अपनी रिपोर्ट प्रति 2 महीने में एक बार पेश करता है। याद रखिएगा इसे। आरबीआई मौद्रिक नीति समिति ने रिपोर्ट दर 6.5 निर्धारित किया है। मौद्रिक नीति में कुल 6 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य आरबीआई के और 3 सदस्य केंद्र सरकार के। मौद्रिक नीति समिति अपनी रिपोर्ट प्रति 2 महीने में एक बार पेश करता है। आरबीआई द्वारा बैंक को अल्पकाल के लिए जिस दर पर लोन दिया जाता है उसे ही रेपो रेट कहते हैं। यानी रेपो रेट किसे कहते हैं? तो बैंक को आरबीआई के द्वारा बैंकों को जो अल्पकाल के लिए दर लोन दिया जाता है उसे ही हम रेपो रेट कहते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया है? तो किसके साथ किया है? ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी श्रीलंका या डी थाईलैंड। तो इसका सही आंसर होगा ए मलेशिया। मलेशिया के साथ भारतीय वायुसेना ने उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया है। इसके लल्लन टॉप क्वेश्चन देखिए। ललन टॉप क्वेश्चन देखिए इसके। उदार शक्ति 2024 संयुक्त अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होने वाला वायुसेना का अभ्यास है। उदार शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है मलेशिया कुआतन में। मलेशिया के कुआतन में 2024 उदार शक्ति अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मुद्रा यहाँ की रिंगिट है। हरिओम शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच एक अन्य अभ्यास है। गरुण शक्ति अभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। संप्रीति अभ्यास और बंगोसागर अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। नॉर्डिक अभ्यास और एलिफेंट अभ्यास इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। मित्र शक्ति अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। सूर्य किरण अभ्यास इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। मैत्री अभ्यास और अयुत्या अभ्यास इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। एक बार और देख लीजिए। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। मुद्रा इसकी रिंगिट है। अभ्यास देख लीजिए अब जरा कौन कौन से अभ्यास हैं। हरिओम शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया के बीच होता है। गरुण शक्ति अभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया के बीच होता है। संप्रीति अभ्यास और बंगोसागर अभ्यास इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है। नॉर्डिक अभ्यास और एलिफेंट अभ्यास इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। मित्र शक्ति अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। सूर्य किरण अभ्यास इंडिया और नेपाल के बीच में होता है। मैत्री और अयुत्या अभ्यास इंडिया और थाईलैंड के बीच में होता है। तो यहाँ पर आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। स्टूडेंट जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर के बन सकते थे वो हमने आपको सभी कवर करा दिए हैं। 30 क्वेश्चन में आपने नोट किया होगा कि 70 से 80 क्वेश्चन हो चुके हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको हमारी क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट ईज़िली मिल जाए, इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टूडेंट अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर हम सभी PDF डाल देते हैं। और प्लीज़ स्टूडेंट क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना रिव्यू ज़रूर दिया करें कि आपको क्लास कैसी लग रही हैं। धन्यवाद।